हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी चैनल क्विक लर्निंग पॉइंट। मैं आपको NIOS 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन बहुत ही जरूरी है। अगर मापन नहीं होता तो जो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास को देख रहे हैं, शायद वो संभव नहीं हो पाता। चाहे वह रेलगाड़ियों का विकास हो या हवाई जहाजों का विकास हो, इन सभी के विकास में मापन एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन की भूमिका के बारे में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों जैसे भोजन पकाना, खेल, खरीदारी तथा यात्रा आदि के प्रशुद्ध मापन लेने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भोजन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मापन की जरूरत पड़ती है कि कितनी मात्रा में आपको जल लेना है या कितनी देर तक भोजन को पकाना है। इसी प्रकार अगर हम खेल की बात करें तो खेल में भी मापन का प्रयोग होता है। जैसे कि पिच की लंबाई क्या होगी या मैदान कितने मीटर का होगा। तो दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन हमारे दैनिक जीवन क्रियाकलापों को इस तरह प्रभावित करता है और ये हमारे प्रशुद्ध मापन लेने में हमारी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। मापन क्या है, मापन की क्यों आवश्यकता है, प्राचीन भारत में मापन की विधि, वर्तमान में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल इन 4 टॉपिक पर बात करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। मापन क्या है, मापन की क्यों आवश्यकता है, प्राचीन भारत में मापन की विधि, वर्तमान में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। तो दोस्तों, चलते हैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है मापन क्या है। मापन एक मूलभूत कौशल है जो कि हमारी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। इसी प्रकार यदि आपको बताया जाए कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी 100 है, तो आप इसका क्या अर्थ लगाएंगे? क्या दोनों पेड़ 100 सेंटीमीटर, 100 फीट और 100 मीटर की दूरी पर है? दोस्तों, आप इसका यही अर्थ लगा पाएंगे कि या तो वो पेड़ 100 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे या फिर 100 फीट की दूरी पर होंगे या इसके अलावा 100 मीटर की दूरी पर होंगे। तो जो आपका मीटर है, ये आपका क्या है, मापन है। इस मापन के द्वारा ही आप ये इसका अर्थ लगा पाएंगे। इन उदाहरणों से हमें संकेत मिलता है कि प्रत्येक मापन को इस प्रकार से वर्णित किया जाए कि उसका अर्थ स्पष्ट निश्चित हो। और दोस्तों, इन उदाहरणों से हमें यह भी संकेत मिलता है कि जो प्रत्येक मापन का जो अर्थ है वो एकदम स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, तभी हमें क्लैरिटी मिलेगी किसी भी मापन की करने पे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मापन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने बात किया मापन क्या है, अब हम बात करते हैं कि मापन की क्यों आवश्यकता है। मापन की क्यों आवश्यकता है, तो दोस्तों, साधारण सी बात है कि अगर मापन हम किसी भी चीज का करते हैं तो उससे उसके हमें गुणधर्मों को पता चलता है, यानी कि उसकी विशेषताओं को पता चलता है और हमें ये क्लियरिटी मिलती है कि वो कोई भी जो वस्तु है उसकी बीच की दूरी क्या है, ये मीटर में है उसकी दूरी या फिर सेंटीमीटर में है या फिर वो फीट में है। अब बात करते हैं मापन की क्यों आवश्यकता है। तो प्रकृति में घटित हो रहे विभिन्न घटनाओं की व्याख्या तथा उनके लिए सूत्रीय समीकरण की स्थापना भी मापन के सहायता से की जाती है। जैसे लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से मनुष्य के भार में कमी या अधिकता के लिए सूत्र स्थापित करने के लिए पहले अध्ययन करना पड़ता है कि कब कितना वजन होता है और उसके आधार पर सूत्र या समीकरण दिया जाता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मापन के द्वारा ही हम किसी भी सूत्र के आधार पर हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, किसी चीज का भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिफ्ट की अगर बात करें तो लिफ्ट में कितने मनुष्यों के ऊपर या नीचे लेके जाना है, इसका हमें कैसे पता चलता है, तो ये मापन के द्वारा ही पता चलता है, उसके भार के द्वारा पता चलता है। और दोस्तों, भार क्या है, ये मापन की एक पद्धति है। ठीक है दोस्तों, कितने मनुष्यों को ऊपर लेके जा सकती है लिफ्ट में, लिफ्ट के द्वारा कितने मनुष्यों को ऊपर ले जा सकती है और कितने मनुष्यों को लेकर नीचे ला सकती है। ठीक है दोस्तों, लिफ्ट की क्षमता कितनी है, ये हमें किसके द्वारा पता चलता है, ये भार के मापन के द्वारा ही पता चलता है। तो दोस्तों, हमें निम्नलिखित कारण से मापन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो कौन कौन से निम्नलिखित कारण है। पहला, पदार्थों की उपयोगिता उनके गुणधर्मों पर आधारित है। इसके लिए विभिन्न पदार्थों के गुणधर्मों के विस्तार से ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए मापन जरूरी है, की जानकारी हमें होनी चाहिए और ये गुणधर्म की जानकारी हमें मापन के द्वारा ही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए भी किसी प्रकृति के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए भी हमें मापन जरूरी है। मापन करने से ही पता चलता है कि भिन्न राशियों से में क्या संबंध है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप बाजार में आम खरीदने जाते हैं जिसका मूल्य 50 रुपए प्रति किलो है। आप उस दुकानदार से क्या अपेक्षा करते हैं? वह यदि आपको 4 से 5 छोटे आम दे दे, क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप 50 रुपए किलो है तो आप साधारण सी बात है कि आप उसको 1 किलो लेना पसंद करेंगे, ना कि 4 से 5 छोटे आम देने पर आपको क्या संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे आप। तो इसी प्रकार इसलिए सही माप खरीदार और बेचने वाले दोनों के लिए आवश्यक है। और अगर आप
आप ये बिल्कुल इससे क्लियरिटी है कि आपको जो 50 रुपए में प्रति किलो आम मिलेगा तो आप उसको वजन आप करा सकते हैं, उसका आप भार यानी तुलवा सकते हैं कि आम का वजन तुलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या जो मापन की विधि थी वो प्राचीन भारत में प्रचलित थी, अगर प्रचलित थी तो वह किस प्रकार से थी। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन काल में लिपिबद्ध लिखित इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों को किस तरह से मापन में काम लाया जाता था। दोस्तों जो प्राचीन काल में कुछ हमें लिपिबद्ध लिखित जो रूप में हमें कुछ पाई गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत में मापन की विधि प्रचलित थी और वह इस प्रकार से थी। उदाहरण है अंगुली की चौड़ाई डिजिट, जिसे अंगुली की चौड़ाई को डिजिट कहा जाता था। पैर की लंबाई को फुट कहा जाता था। हाथ की लंबाई क्यूबिट कहा जाता था। ये पूरी तरह से फैले हाथ में अंगूठे के सिरे से लेकर और कंष्ठा के बीच की दूरी को जिसे बालिश कहा जाता है। बालिश ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव शरीर के अंगों पर आधारित मात्रक स्वच्छ और अशुद्ध है। कि दोस्तों मापन की जो पद्धति थी प्राचीन काल में, ये मात्रा के जो नाप था भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता था। ये कोई दोस्तों सटीक मात्रक नहीं था, मापन की पद्धति नहीं थी। ये विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता था। ठीक है दोस्तों, 1 फीट या 1 क्यूबिट का माप मापने वाले व्यक्ति पर आधारित होगा। और ये जो 1 फीट या 1 क्यूबिट का जो माप होता था ये केवल मापने वाले व्यक्ति पर ही निर्भर करता था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम लगभग 2400 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल के में मापतोल की एक सुपरिभाषित पद्धति थी जिसे हम देखने को मिलता है। उस समय जो शासन ये सुनिश्चित करता था कि सभी एक समान बाट व मानकों का उपयोग करें। जो उस समय जो शासन था वो ये सुनिश्चित करता था कि सभी के पास एक समान का बाट व सभी एक मानकों का उपयोग करें। बाट होता है उसमें क्लियरिटी मिले, तो मापन की जो पद्धति है उसमें क्लियरिटी आए। इस पद्धति के अनुसार लंबाई का जो सबसे छोटा मात्रा था 1 परमाणु था। चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो लंबाई का जो सबसे छोटा मात्रा था वो 1 परमाणु था और छोटी दूरियां अंगुल में मापी जाती थी और लंबी दूरियों को योजन में मापी जाती थी। ठीक है दोस्तों, छोटी दूरियों को अंगुल में मापी जाती थी और लंबी दूरियों को योजन में मापी जाती थी। एक योजन लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता था। एक योजन कितने किलोमीटर के बराबर होता था? लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता था। अब दोस्तों बात करते हैं मध्यकालीन भारत में मापन की पद्धति के बारे में। मध्यकालीन में मापन की पद्धति प्रचलित थी, जैसा कि अब्दुल अलामी द्वारा लिखित पुस्तक आईने अकबरी में वर्णन किया गया है। मुगल बादशाह अकबरी के शासन काल में लंबाई को मापने के मात्रक में गज का प्रयोग किया जाता था। जो मध्यकालीन भारत में मापन की जो पद्धति थी उसे क्या कहा जाता था? गज का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक गज को 24 बराबर भागों में बांटा जाता था तथा प्रत्येक भाग को तत्सुज कहा जाता था। उस पद्धति का व्यापक उपयोग भूखंडों को मापने, घरों, भवनों, कुओं, उद्यानों व सड़कों आदि के निर्माण में मापने के लिए किया जाता था। जो दोस्तों ये गज होते थे मापन की जो पद्धति थी मध्यकालीन भारत में, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? तो भूखंडों को मापने, घरों, भवनों, कुओं, उद्यानों व सड़कों आदि के निर्माण में मापने के लिए किया जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं कि आधुनिक मापन पद्धति। आधुनिक मापन पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद हुई थी और ये फ्रांसीसी क्रांति 1790 में हुई थी दोस्तों। और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने जो मापतोल की नई पद्धति को स्थापित करने की में इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी। दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांति में ही क्रांति के बाद ही जो है दशमलव प्रणाली की बात भी कही गई और जो दशमलव प्रणाली का जो जनक था यानी कि जहाँ से जन्म हुआ है दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई है वो फ्रांस से ही हुई और ये हुई कब हुई है? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस क्रांति हुई थी 1790 में, तभी से इसकी शुरुआत हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने मापतोल की नई पद्धति को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसके लिए राष्ट्रीय मानकों की स्थापना तथा दशमलव प्रणाली को अपनाने की उन्होंने वकालत की थी। इसमें दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ और इससे ही दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। इस दशमलव प्रणाली को संपूर्ण विश्व में व्यवहार में लाने के लिए सन 1875 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसे मैड्रिड कन्वेंशन कहा गया था। इन मात्रकों के विकास के दौरान अनेक पद्धति को काम में लाया गया। 2 पद्धतियां जो सबसे अधिक व्यवहार में लाई गई थी वो थी सीजीएस और एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर मापा जाता था, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में और सेकंड मापा जाता था। ये सेकंड की इकाई पर आधारित थी। अगर दोस्तों एमकेएस पद्धति में बात करें तो एमकेएस पद्धति में जो मात्रक था वो मीटर था, द्रव्यमान का जो मात्रक था एमकेएस पद्धति में वो किलोग्राम था और जो समय के मात्रक था वो किसमें था दोस्तों? आधारित था, सेकंड पर आधारित था। दोस्तों फाइनली सन 1960 में मापतोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस CGPM में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया जिसे एसआई मात्रक किया गया और जो हम अभी मापन की पद्धति देख रहे हैं आधुनिक भारत में वो एसआई ही मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो दोस्तों जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।